बच्चों कल हमने कुछ कैलकुलेशन करी थी रिलेटेड बोर एटॉमिक मॉडल से। हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो कैलकुलेशन हुई थी हमारी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हम nth ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं n की वैल्यू कुछ भी रख के, n की वैल्यू 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिट तक आप कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसी उसमें हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैलकुलेट करी थी। यहां पे लिख देते हैं, देखो यहां पे हल्का सा एक कॉलम बना देते हैं। जो रेडियस निकाली थी हमने r इक्वल टू, वो क्या निकाली थी बच्चों, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या निकाली थी हमने, वो निकाली थी हमने h स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू पाई m e स्क्वायर, ठीक है ना, पाई m e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। ये हमने क्या करा था, कैलकुलेट करा था, पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ पे rn भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी nth ऑर्बिट में, ठीक है ना। तो बच्चों हमें पता है भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम जो आता है mvr, वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है बच्चों, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। ये क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन है। हमने कल डिस्कस करी थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π होता है। जहां n क्या हमारे पास नंबर ऑफ सेल है, h हमारे पास क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और ये 2π हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है। क्लियर? अब देखो बच्चों यहां से mvr इक्वल टू आ गया हमारे पास nh/2π आ गया है, ठीक है ना। तो यहां से r की वैल्यू, रेडियस निकाली थी हमने, तो यहां से r की वैल्यू करो। तो बच्चों हमारे पास mv इक्वल टू, हमारे पास यहां r की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे हम। तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या रहा है, r इज इक्वल टू आ रहा हमारे पास h स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू n स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको n स्क्वायर ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई क्या रहा है, पाई m ze स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आई, r की वैल्यू आई इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π, ये आई हमारे पास में। क्लियर? अब कंडीशन क्या आएगी बच्चों, देखो यहां से क्या क्या कट रहा है हमारे पास, h से h स्क्वायर कटा, n से n का स्क्वायर कटा, देखो पाई से पाई कटा, देखो ये m है, इस m से ये m कटा, कट रहा है ना। देखो हमारे पास क्या है, mvr इज इक्वल टू nh/2π है। हमने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जो हमने वहां से ली, जो हमने कल रेडियस डेरिवेट करी थी। तो ये r क्या है, रेडियस है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी। तो हमें v वेलोसिटी चाहिए, तो हमने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। r की वैल्यू हमारे पास क्या आई, h स्क्वायर एप्सिलॉन n स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m z स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसको कट किया पहले। तो हमारे पास nh, देखो mvr, r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर, तो mv ब्रैकेट में आ जाएगा, ये mv बाहर आ गया, ये r की वैल्यू है। यहां से देखो n से n कटा, h से h का स्क्वायर कटा, n से n का स्क्वायर कटा, ठीक है ना। यहां से पाई कटा, m से m कटा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, यहां से नेक्स्ट स्टेप में जो आ रहा है v, ये v बचा। तो v इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है, देखो यहां से क्या बचा हमारे पास, v, यहां से h बचा, h यहां से क्या बचा, एप्सिलॉन बचा, यहां से n बचा, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, यहां देखो ze स्क्वायर आया हमारे पास, इक्वल टू यहां तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो 1/2 हो गया हमारे पास में, सिंपल, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ze स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ze स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें v वेलोसिटी चाहिए, तो v वेलोसिटी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा। तो v, तो चलो पहले पूरा ही लिखते हैं। हमारे पास क्या जाएगा, ze स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, v, ठीक है ना, h एप्सिलॉन n मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 2, तो इंटू 2 कर दो, 2 आगे लगा दो। क्लियर? ये हो गया। अब हमें v वेलोसिटी चाहिए बच्चों, तो v इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा हमारे पास, देखो h एप्सिलॉन n आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई
H मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई N, ये आ जाएगा। ठीक, अब हमने V, देखो इसको यहां से कैलकुलेट करते हैं आगे, जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी, V इक्वल टू हमारे पास जो आया वो ये आया ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2H एप्सिलॉन N। अब बच्चों यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं आज आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाता हूं। देखो H क्या है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना। ओके, दूसरा आता है हमारे पास एप्सिलॉन आता है बच्चों। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है हमारे पास 8.8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। जो बच्चों हमारे पास H भी हो गया, एप्सिलॉन भी हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में आता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास मास आता है, मास भले ही यहां नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg आता है, ठीक। बाकी हमारे पास क्या है, ये है। अब देखो बच्चों हमें ये पता है वैल्यूज, तो यहां से देखो क्या करो आप, कांस्टेंट वैल्यू को अलग करो इसमें से। कांस्टेंट वैल्यू जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, v वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, देखो E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी कांस्टेंट आएगा, H भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। देखो N और Z कांस्टेंट नहीं है, तो इनटू हमारे पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाई Z डिवाइडेड बाई N आ जाएगा। वेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, N इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जब एटॉमिक नंबर चेंज होता रहेगा तो वो कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, क्लियर। दूसरा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल भी कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है हम n इज इक्वल टू पहले सेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, या n इज इक्वल टू 2 दूसरे सेल के लिए कांस्टेंट कर रहे होंगे। तो वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया है, ये क्या है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। लेकिन यदि हम इनकी कांस्टेंट की वैल्यू रखें जो हमने यहां लिखी हुई है, यदि हम E स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर करें, H की वैल्यू रखें, एप्सिलॉन की वैल्यू रखें, तो बच्चों हमारे पास ये आता है 2 इज इक्वल टू 2.18 इंटू, इसको हटा रहा हूं मैं, ये वैल्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूं मैं, फिर हो गया, इसको हटा दो। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, तो हमारे पास बच आता है यहाँ पे एक और चीज आती है, 10⁻6 आता है बच्चों। 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय Z डिवाइडेड बाय N, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। ये किसमें आएगा, वेलोसिटी किसमें आती है, मीटर पर सेकेंड। मतलब अब यदि हम क्या करें बच्चों, देखो सपोज हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो उसमें N की ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यदि हम Z इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो बेसिकली अगर हम पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम वेलोसिटी देखें V1 के लिए, तो कितना आएगा, 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई, देखो Z की पावर क्या है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, N इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सेल भी 1 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, V1 वेलोसिटी में, V1 फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होगी, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की, वो होगी किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। यहां पे कर दो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम के पहले सेल की बात करें कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन एटम की, तो ये होगी बच्चों हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यदि हम दूसरे सेल की बात करें, यदि हमारे पास सपोज इमेजिन करो कि हाइड्रोजन के पास क्या है, 2 सेल है और इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो जितना भी आएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में क्या आएगा, आपकी स्पीड आ जाएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। तो हमें पता है बच्चों, देखो ये आपके पास में क्या है, न्यूक्लियस आ गया, ये क्या आ गया, इसमें सेल आ गई, ठीक है ना। इसमें 2 सेल हमने ड्रॉ कर रखे हैं। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि हम इस सेल की बात कर रहे हैं, या इस किसी भी एक सेल की बात करो, तो बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे, एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूवमेंट है, मोशन है, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें क्या होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, देखो वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, EL कर रहा हूं शॉर्टकट में,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या लिखा है, ELPE, मतलब P मतलब पोटेंशियल, E मतलब एनर्जी, EL मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दो तरीके से होती है, एक तो होता है ड्यू टू चार्ज, एक होता है ड्यू टू मास। तो ड्यू टू मास वाला आप 11th में पढ़ेंगे जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे चैप्टर 5 फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप 12th में पढ़ेंगे जब आप कूलॉम्स लॉ स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे इन फिजिक्स में, फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स की, क्लियर। तो बच्चों हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, हम यहां पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पे। तो चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किसी भी ऑर्बिट्स में, किसी भी सेल में, क्लियर। तो बच्चों हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ये तो सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब बच्चों v क्या है, वेर m इज इक्वल टू मास, v क्या है, वेलोसिटी है, क्लियर। वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट करी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रखो यहां से, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, देखो के इज इक्वल टू हमारे पास आएगा हाफ m हो गया v², v की वेलोसिटी वहां से निकालो, v इज इक्वल टू क्या है, देखो v की वैल्यू है e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन इंटू z डिवाइडेड बाई n। ये हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है, ठीक है ना। इसका क्या है, पूरा का होल स्क्वायर है। हमने कुछ नहीं किया, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है और v की वैल्यू हमने कहां से निकाली, जो v आता हमारे पास, v की वैल्यू, v वेलोसिटी है और जो हमने अभी डेरिवेट करी थी यहां से हमने v की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो v की वैल्यू पुट करी हमने इसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास ये आया, तो इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करते इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1.2 m, देखो e का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e की पावर 4 डिवाइडेड बाई, देखो ये 2 का स्क्वायर है 4, h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, एप्सिलॉन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों, क्लियर। अब यहां से एक चीज देखो आप, ठीक है ना, यहां से एक चीज देखो बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा, देखो m ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी आई तो यहां से कांस्टेंट को अलग करो बच्चों, जो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट की वैल्यूज है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, देखो एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तीसरा 8 कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सिर्फ z और n क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो बच्चों ये हमारे पास m हुआ e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू, देखो z कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होता रहता है, z की स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की स्क्वायर, नंबर ऑफ सेल भी चेंज हो सकते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट नहीं है इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। ये हमारे पास आया ke। तो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब हमें पता है बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, हमें वो भी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमें वो भी पता है, देखो प्लैंक कांस्टेंट क्या है हमें वो भी पता है, 6.62 इंटू 10⁻34। एप्सिलॉन क्या है बच्चों, एप्सिलॉन है हमारे पास में 8.8 इंटू 10⁻⁻12, ये हमारे पास एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम इन सब को वैल्यू रखें बच्चों यहाँ पे, तो जो ये कैलकुलेट करके आता है ये शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगी, यहाँ पे जो हम शॉर्टकट ट्रिक आ जाएगी वो आएगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी K इंटू E, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपके पास में सिंपल, ये आएगी बच्चों आपके पास में 13.6, देखो ये आएगी आपके पास में 13.6 इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी बच्चों, किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी nth ऑर्बिट्स में। अब nth ऑर्बिट क्यों बोला मैंने,
ये क्योंकि हमें जेड तो एटॉमिक नंबर पता है न सेल पता है। यदि हम यही चीज हाइड्रोजन एटम के लिए बोले बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम के पहले सेल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी हमें पता है। फॉर हाइड्रोजन एटम, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम देखो हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल टू 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, और N इज इक्वल टू क्या है 1 है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 13.6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास 13.6 क्या जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलो या जूल में बोलो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं यहां पे, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ओके। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए आई, ठीक है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। अब किसी भी एटम को आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां से क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, ओके। नोट करो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट।